करने के लिए, ये सारी जो कमियां हैं इसको दूर करने का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से इन सारी कमियों को दूर किया है और उसी प्रोसेस से जो रबर निकल के आती है दैट इज कॉल्ड वोल्केनाइज्ड रबर। ठीक, मतलब इन सारी प्रॉपर्टियों को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड वोल्केनाइजेशन, और तब जो रबर मिलती है दैट इज कॉल्ड वोल्केनाइज्ड रबर। ठीक, वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है रबर्स। आपने रबर्स का नाम बहुत सुना होगा अपने डेली लाइफ में, आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा रबड़ को, आपने बहुत जगह उसका इस्तेमाल देखा होगा कि वहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो रबड़ क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को रबड़ कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। रबड़ बेसिकली एक वो मटेरियल होता है, इस देखिए दुनिया में बहुत तरीके के मटेरियल हैं, तो किस चीज़ को रबड़ कहा गया, तो वो एक इस तरीके की मटेरियल होता है जिसमें जब भी हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करें तो उसकी जो भी लेंथ हो वो अपनी लेंथ को इलांगेट कर ले, अपने लेंथ को चेंज कर दें, वो अपने लेंथ को चेंज कर ले। लेट अस सपोज अगर एक पार्टिकल है, ये है, ये एक मटेरियल दिया हुआ है, इसमें अगर मान लिया फोर्स F इक्वल टू लेट अस सपोज इस जगह 0 है, तो इस वक्त अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ इस वक्त L है, लेकिन अगर मान लिया इसी में हमने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया है, फोर्स अगर F अप्लाई कर दिया है, तो F अप्लाई करने के बाद इसकी जो लेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी L प्लस L/2। ठीक, तो कोई भी मटेरियल जिस पे हम लोग जब भी फोर्स लगाएं तो वो अपने लेंथ को चेंज कर दे, और जब फोर्स को रिमूव कर दें, फिर से हमने फोर्स को रिमूव कर दिया, फोर्स को जैसे ही रिमूव करें तो फिर से वो L लेंथ का ही हो जाए, फिर से वो L लेंथ का ही हो जाए, मतलब अपने ही, मतलब रिमूव करने के बाद फोर्स को अगर वो अपने को ही रीगेन कर लेता है दैट इज कॉल्ड रबड़। ठीक है ना, तो रबड़ हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपनी लेंथ को चेंज करता है, उसका जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो अपनी लेंथ पे वापस है, दैट इज कॉल्ड रबड़। ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो इसी रबड़ को जो हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने कई बार इस्तेमाल किया होगा, आप लोगों ने जब भी रिमूव कर रहे होंगे कहीं पर अपने पेंसिल वगैरह कहीं लिखा हुआ उसको मिटाना, तो रबड़ आपने देखा होगा, आपने स्कूटी चलाई होगी, आपने बाइक चलाई होगी, आपने साइकिल चलाई होगी, आपने कार चलाई होगी, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो हमारे टायर्स होते हैं किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, रबड़ का बहुत जगह होता है, किसी आप मान लिया जाए कहीं पर लिफ्ट बनती है तो लिफ्ट में रबड़ का हम लोग पूरी चेन बनती है, आपने कहीं पर माउंटेनिंग करी होगी तो जो माउंटेनियंस रोप्स होती हैं वो हमारी रबड़ की बनती। तो ऐसे रबड़ का बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत जगह इस्तेमाल है, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है रबड़। ठीक है, और रबड़ के जो पॉलीमर हैं वो बेसिकली 3 तरीके के रबड़ जो होती है हमारी 3 तरीके की होती है, तो तीनों ही तरीकों को हमारे सिलेबस में दिया है, तो उसको हमको प्रॉपरली एक एक चीज़ को पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रबड़ बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। चलिए कुछ बात कर लेते हैं रबड़ के ऊपर। रबड़ जो होती हैं ये 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी नेचुरल रबड़, रबड़ जो होती है वो एक होती है आपकी नेचुरल रबड़, दूसरी आपकी होती है वोल्केनाइज्ड रबड़, दूसरी क्या होती है वोल्केनाइज्ड रबड़, और तीसरी जो आपकी होती है वो होती है सिंथेटिक रबड़। तीसरी क्या होती है आपकी सिंथेटिक रबड़। तो ये 3 तरीके की रबड़ हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं, हमें इसको पढ़ना है, या फिर हमारे जेईई मेंस तक ये पूछी थे। और पॉलीमर इतना अच्छा चैप्टर है, इससे आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन हो जाएगी, इसी से आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, और एडवांस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपके जो एनसीईआरटी लेवल है, कई टॉपिक्स इतने अच्छे हैं मतलब हमारे एनसीईआरटी बुक्स में कि वही आपके नीट और एम्स जैसे एग्जाम में भी एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। आपके जेईई मेंस में एज इट इज़ बोले, उनमें से एक टॉपिक आता है पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए इतनी डिटेल में मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबड़ के साथ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किसके साथ, नेचुरल रबड़ के साथ। नेचुरल रबड़, तो नेचुरल रबड़ का आपको नाम ही समझ में आ रहा हो कि नेचुरल रबड़ का मतलब क्या है। नेचुरल रबड़ यानी कि नेचर से जुड़ा है, इसका मतलब इसका एक रिलेशन है जो नेचर के साथ है। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, नेचर के साथ है। तो इसीलिए इसको जो बोला जाता है कि इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ अ कई बार से बोला जाएगा राइट द नेम ऑफ एनी नेचुरल पॉलीमर। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है राइट द नेम ऑफ एनी नेचुरल रबड़ पॉलीमर। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं कि नेचुरल रबड़ इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक, इसको लिखते हैं इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। अरे ये नेचुरल पॉलीमर सर आप बोल तो रहे हो, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ बताएंगे किस तरीके से होता है। देखो बेटा, नेचुरल पॉलीमर क्यों हम लोग इसको बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से हम लोग इस पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं।
इसके बाकायदा पेड़ पाए, रबड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है ना। उन पेड़ों की जो बाहर का पोर्शन होता है, जो तना होता है, जो स्टेम होती है, उस सिस्टम का जो बाहर का बार्क होता है या फिर जिसको छिलका भी बोल सकते हैं, वो निकाल के उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रबड़ के प्रोडक्शन में, ठीक है ना। उसको हम लोग भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये एक नेचुरल पॉलीमर है। दूसरी बात है कि रबड़ को हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं। हमने बेसिकली आपको जब क्लासिफिकेशन कराया था तब मैंने आपको इलास्टोमर्स बताया था, ठीक है। तो इलास्टोमर से बेसिकली क्या होता है, इलास्टोमर से इस चीज़ को इलास्टोमर्स बोलते हैं, उस पॉलीमर को इलास्टोमर्स बोलते हैं, जिसमें अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करें तो फोर्स को अप्लाई करने के बाद उसकी जो भी पर्टिकुलर लेंथ होगी, वो अगर लेंथ अगर चेंज हो जाए, वो अगर लेंथ चेंज हो जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको रबड़ के केस में दिखाया था कि अगर उसकी लेंथ जो वो चेंज हो जाए, जब फोर्स को हम लोग लगाएं और फोर्स को जब रिमूव कर दें तो वो लेंथ फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर ले, मतलब वो जो मटेरियल है नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर ले, दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर्स, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपसे इलास्टोमर का भी एग्जांपल पूछेगा तो भी आप क्या बताओगे कि नेचुरल रबड़। अगर आपसे नेचुरल पॉलीमर का भी एग्जांपल पूछेगा तो भी आप क्या बताओगे, नेचुरल रबड़, ठीक है। तो दोनों जगह ये इस्तेमाल हो जाता है। थोड़ी सी हम लोग बात भी कर लेते हैं कि क्या होता है इलास्टोमर्स की भी एक छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या इट अंडरगोस लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सटेंशन, लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल मतलब क्या वापस हो जाता है, मतलब लॉन्ग रेंज मतलब अगर एल लेंथ है तो 12 तक खिंच जाएगा। जैसे आपके पास जो रबड़ होती है जो आप बाल में बांधने के लिए कह सकते हैं, उसको गेटिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जब खींचते हैं तो उसकी लेंथ अगर मान लो एल होती है तो खींच के 12 कर लेते हैं, 3L कर लेते हैं, ठीक है। और जब छोड़ते हैं तो मतलब क्या लॉन्ग रेंज में एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन किस में हो रहा है, लॉन्ग रेंज में एक्सटेंशन हो रहा है। और कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग रेंज एक्सटेंशन रिवर्सिबल एक्सटेंशन even under relatively small applied force, छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग के हाथों में। कौन सा बहुत बड़ा थॉर का तो थोड़ा होता नहीं यार अपने पास, थोड़ा ही फोर्स होता है, तो ठीक है। तो वही हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज का हमको रिवर्सिबल एक्सटेंशन दिखता है, ठीक है। तो इट इज़ मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देन इट इज़ कॉल्ड इलास्टोमर्स। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। सो इट इज़ कॉल्ड इलास्टोमर्स, ठीक। तो इलास्टोमर का एक एग्जांपल अपना हो गया नेचुरल रबड़, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। अब बार बार नेचुरल रबड़ बोला जा रहा है, तो ये कैसे बनता है नेचर से कैसे आता है, जो मैंने अभी बताया था आपको बताऊंगे। तो तीसरा जो इसका पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चाहिए तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग थोड़ा सा थर्ड पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हेडिंग इसके अंदर ही छोटी सी आप, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती, बनता कैसे है ये नेचर से इसका रिलेशन किस तरीके से है। तो मैंने बताया कि रबड़ के जो होते हैं बाकायदा प्लांट्स होते हैं, बाकायदा बड़े बड़े ट्रीज होते हैं रबड़ के, ठीक है ना। तो उन ट्रीज़ की जो बार्क होती है, उस बार्क को हम लोग निकालते हैं, उस बार्क को निकाल के पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल के एक सॉल्यूशन बनता है। वो सॉल्यूशन में हम लोग कई सारे रिएजेंट्स वगैरह भी मिलाते हैं। तो उस सॉल्यूशन का नाम होता है लेटेक्स। उस लेटेक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉलीमर बनाने में, ठीक है ना। डेट इज़ कॉल्ड मोनोमर। बेसिकली लेटेक्स क्या होता है, मोनोमर होता है, जिससे ये एक नेचुरल पॉलीमर बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जो पॉइंट है वो समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला पॉइंट है उसको लिख लेते हैं कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स, ये लेटेक्स से क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। लेटेक्स है क्या भला, लेटेक्स है क्या भला, इस मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर लिखना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन विच कंटेन रबड़ पार्टिकल इन वाटर। मतलब क्या भाई, बात कर लेते हैं। देखिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन में के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, 2 कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं। एक कंपोनेंट कम मात्रा में हो तो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, एक कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली हम लोग एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सरफेस केमिस्ट्री, उसमें ये टॉपिक निकल के आता है, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, एक तो आपका वाटर होता है, एक तो आपका क्या होता है,
वाटर होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया वाटर, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो डेट इज रबड़ के जो बार्क हम लोग निकालते हैं वो आपका रबड़ हो गया, ठीक। तो ये एक है, ये हो गया आपका रबड़। तो ये दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं, अपना सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेक्स। ये सॉल्यूशन लेटेक्स, ठीक। ये जो सॉल्यूशन होगा डेट इज कॉल्ड लेटेक्स, ठीक है। ये लेटेक्स सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लेटेक्स कंटेन क्या करता है, इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन रबड़ पार्टिकल, विच कंटेन रबड़ के पार्टिकल अपने कौन से होने वाले हैं, ये भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में ही। रबड़ पार्टिकल, बार्क मतलब क्या, जो छिलके हो सकते हैं या फिर जो स्टेम के जो बाहरी पोर्शन होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये कंटेन बार्क ऑफ रबर ट्रीज, बार्क ऑफ रबर ट्रीज, ठीक, बार्क ऑफ रबर ट्रीज विथ वाटर, ठीक है। तो हम लोग रबर पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं किसमें, वाटर के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लेटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये, लेटेक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये लेटेक्स। अच्छा, जैसे कि हमको एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वाटर हमको इतना मिलाना पड़ता है तब लेटेक्स हमारा बनता है। तो यार ये इसकी एक और रबड़ के पार्टिकल की या ट्रीज़ की खासियत होती है कि इसको बनाने के लिए, इसको या फिर इसकी फार्मिंग करने के लिए बहुत अधिक क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसकी जो फार्मिंग होती है बेसिकली कोस्टल एरियाज़ में होती है। कहाँ पर होती है, कोस्टल एरियाज़ में। उन कोस्टल एरियाज़ में अगर लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक इसकी जो बाकायदा फार्मिंग है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंडेड इन, या फिर रबर ट्रीज इज फाउंडेड इन रबर फार्मिंग, ये जहां पर भी होती है, इज डन इंडिया में। जहां पे कोस्टल एरिया किधर है अपने, वो अपना क्या है, डन इन केरला, कर्नाटका, केरला में हो जाती है, कर्नाटका में हो जाती है, ठीक है। आपका और जो कोस्टल एरिया होगा तमिलनाडु में हो जाती है। और बाहर की बात करें तो वहाँ मलेशिया, वो देखिए पूरा मलेशिया जो है पानी में है, श्रीलंका अपना पूरा पानी में है। तो इन जगहों पर भी रबड़ की बहुत ज़्यादा फार्मिंग करी जाती है और फिर वहाँ पर रबड़, नेचुरल रबड़ का प्रोडक्शन भी वहाँ पर बड़ी संख्या में होता है, ठीक है। जहाँ रॉ मटेरियल वहीं प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो नेचुरल रबड़ से रिलेटेड थे, जिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमें पता है इस बार 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेचुरल रबड़ चूँकि ये बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही वाजिब भी कह सकते हैं, ठीक है। अब छोड़े इसके केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इसका मोनोमर क्या होता है और इसका पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। चलिए कुछ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आइए रिएक्शन वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग अपनी डाल लेंगे अपनी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका मोनोमर की बात करेंगे, ताकि हम लोग केमिकल रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन करानी है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए मोनोमर क्या होता है, इसका जो मोनोमर होता है वो सिस आइसोप्रीन होता है। इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, सिस आइसोप्रीन। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए सिस आइसोप्रीन में समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, ठीक। इसको बोला जाता है आपको सिस आइसोप्रीन। क्या बोलता है, सिस आइसोप्रीन, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है, सिस आइसोप्रीन, ठीक। तो ये सिस आइसोप्रीन को जब हम जब पॉलीमराइज करते हैं तो यही कन्वर्ट होकर नेचुरल रबड़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आपके लेटेक्स था उसके अंदर का अगर स्ट्रक्चरल चीज़ देखें कि स्ट्रक्चर क्या था, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपका सिस आइसोप्रीन होता है, लेटेक्स, ठीक है। और इसका लोग मोनो पॉलीमर करते हैं तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ डबल होगा वहाँ सिंगल हो जाएगा, सिंगल होगा डबल। ये डबल है, ठीक, ये सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल है, डबल हो जाएगा, डबल है, सिंगल हो जाएगा, ठीक। साइड चेन को नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। हाँ पता चला। ये देखो ये N है, ठीक। ये रहा CH2, ये रहा C, ये रहा CH3, ये हो गया अपना डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2N, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबड़। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबड़, ठीक।
तो ये समझ में आ रहा है। ये एक सिस आइसोप्रीन कैसा है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली हेडिंग में स्ट्रक्चर की डाल देंगे। जो सिस का वर्ड क्या है, क्यों सिस बोला जा रहा है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही है। इस रिएक्शन की हेल्प से ही हम लोग कहीं पर पूछा जाए व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, तो आप इस रिएक्शन को वहाँ पर प्रॉपरली लिख सकते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दिया जाए। स्ट्रक्चर ऑफ किसका, अपना स्ट्रक्चर देखना अपने को सिस आइसोप्रीन का देखना, ठीक है। यहाँ डाल दिया स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोप्रीन, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्यों इसको सिस बोला जा रहा है। चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है CH2C, अब देखिए वो है आपका, वहाँ पर से हम लोग देखते हैं CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2H। अच्छा, अपने तो जो सिस स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा है, वो सिस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी दो बल्कि ग्रुप जो हैं, दोनों बल्कि ग्रुप क्या हो, एक ही तरफ लगे हो। तो यहाँ देखो दोनों ही बल्कि ग्रुप एक साथ लगे हो। तो इसको हम लोग पूरा एक्सपेंड कर रहे हैं। n इसमें जो मेंबर्स हैं, पूरे n मेंबर्स को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने में हमको क्या दिखेगा, ठीक है। ये CH2 ग्रुप है। अब इसका जब दूसरा मोनोमर आएगा, लेट अस सपोज ये इसका दूसरा मोनोमर है CH2C डबल बॉन्ड C CH2 CH3H। तो ये CH2 और ये CH2 क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना लेगा, तो इसके कार्बन की वैलेंसी देखते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो वैलेंसी पूरी फुलफिल है। ऐसे ही अगला ग्रुप भी होगा, वो भी इसी के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। ये रहा CH2, ठीक, ये रहा C, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड C CH2 CH, और ऐसे ही ये चेन ऐसे बढ़ती है और ये वाली चेन ऐसे बढ़ती है, ठीक है। तो ये आप हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हैवी ग्रुप है, ये दोनों हैवी ग्रुप है, ये दोनों एक साथ लगे। ये एक हैवी एक लाइट है, ये दोनों हैवी ग्रुप हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसीलिए ये जो बनती है वो क्या बनती है, सिस आइसोप्रीन बनती है, ठीक है। सिस आइसोप्रीन बनती है, तो ये इसलिए इसको सिस बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल रबड़ के कारण, कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये इतना इलोंगेट कर जा रही है, किन कारणों की वजह से ये इतना इलोंगेट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉज ऑफ वीक फोर्स, क्योंकि अगर इलोंगेशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा होगा, वहाँ पे जो भी फोर्स लग रहे हैं, अगर कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहे होते तो वो खिंचती ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, इसीलिए वो क्या हो रही, खिंच जा रही है, ठीक है। तो लिखते हैं कॉज ऑफ वीक फोर्स या फिर कॉज ऑफ इलास्टिक नेचर। क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिक नेचर, ठीक है। वीक फोर्स या इसके बीच में जो फोर्सेस होते हैं, ठीक, किस चीज़ के, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, उसके बारे में भी बोल सकते हैं क्या कॉज है भी, ठीक, या फिर इलास्टिक नेचर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। पूछने के लिए और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। किल्ले से स्ट्रॉन्ग रबड़ क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबड़ क्या होती है, वो भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम इन दो पे बात करते हैं कि वीक फोर्स और इलास्टिक नेचर का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण हम लोग देखते हैं, सबसे पहला कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी हम लोगों ने देखा है, जब इसके हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो पॉली आइसोप्रीन बन रहा है। पॉली आइसोप्रीन में क्या है, कहीं पर भी पोलराइजेशन नहीं है, मतलब कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि दो ऐसे एटम हैं जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पर पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है तो कोई, और इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं लगा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कार्बन जुड़े हुए थे, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, कोई पोलर ग्रुप का डिफरेंस नहीं होगा। तो कोई पोलर ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, कोई पोलैरिटी नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो कारण पहला क्या, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पोलर ग्रुप की एब्सेंस होती है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस are only weak van der Waals forces। तो इसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो क्या लगते हैं, वीक van der Waals फोर्स ही इसमें लगते हैं, ठीक ना। कौन से फोर्स लगते हैं, वीक van der Waals फोर्स ही लगते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या इसका कारण है,
ठीक है, ठीक है। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन सिस कॉन्फ़िगरेशन दूसरा कारण है। क्या हो सिस कॉन्फ़िगरेशन दूसरा कारण है कि सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये जो भी चेन होते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत क्लोज नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिस कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है वो दो मॉलिक्यूल्स को क्या आपस में दूर दूर रखता है, ठीक है। तो ड्यू टू द सिस कॉन्फ़िगरेशन of all the double bond itself, all the double bond which does not allow the polymer chain to come close enough for effective interaction, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जब भी सिस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चलो इस बात को थोड़ा समझते हैं कैसा क्या होता है, ठीक। अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो जैसे कि अगर मान लिया जाए ये ए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक ना। तो इसकी जो पैकिंग होगी, और मान लिया जाए ये सी रहा, ये सी रहा, ये ए रहा, ये बी रहा, ठीक। ये ए रहा, ये ए रहा, ये बी रहा, ये बी रहा, ठीक। तो ये ट्रांस वाले हैं। तो ट्रांस के दो ट्रांस जो होंगे ना वो आसानी से पैक हो जाएंगे, मतलब ए बी के साथ यहाँ पर सेट हो जाएगा। लेकिन जो सिस होंगे उसमें क्या होगा, वो बहुत क्लोज नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा जो कारण है सिस कॉन्फ़िगरेशन का, इसकी वजह से भी इसमें जो होता है वीक फोर्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा खिंच जाता है, या फिर कहा जाए इलास्टिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि वीक फोर्स होता है इसलिए उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग इसका आगे समझते हैं कि वीक फोर्सेस सारे आगे, वीक फोर्सेस के कारण ये नेचुरल रबड़ जो है ये बहुत ज़्यादा खिंच जाती है। अब हमको मान लें बहुत ज़्यादा खिंच जा रही है, इलास्टिक नेचर है, ठीक। लेकिन अगर हमको मान लीजिए रिक्वायरमेंट इतनी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा खींचना पड़े, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब उस ऑप्शन के लिए जब हमको बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने रबड़ का दूसरा टाइप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। वो क्या था, वॉल्कनाइज्ड रबड़। दूसरा टाइप क्या था, वॉल्कनाइज्ड रबड़, ठीक है। आइए इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वो है अपना वॉल्कनाइज्ड रबड़। वॉल्कनाइज्ड रबड़, ये क्या होता है वॉल्कनाइज्ड रबड़, इसको वॉल्कनाइज्ड रबड़ क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन वॉल्कनाइज्ड रबड़ क्यों आया है, तो इसका देखिए वॉल्कनाइज्ड रबड़ इसलिए आया कि जो नेचुरल रबड़ की जो कमियां थी, उस कमियों को फुलफ़िल करके एक अच्छी क्वालिटी की रबड़ देना, जो नेचुरल रबड़ से अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी रखता हो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपका वॉल्कनाइज्ड रबड़ है, ठीक है। तो उसकी कमियां अगर हम थोड़ा ध्यान से देखना चाहें तो देखो नेचुरल रबड़ में यार 7-8 कमियां होती हैं, ठीक है। पहले तो वो सॉफ्ट बहुत होता है, जैसे हम लोग जो भी पेंसिल रबड़ इस्तेमाल करते हैं, क्या वो टायर के लिए कर सकते हैं, जो रबड़ मिटाते हैं तो उसको टायर में लगा दें तब तो पूरी रबड़ मिट जाएगी, पूरी सड़क मिट जाएगी। तो पहला जो है कि पहला जो इसका कारण होता है वो बहुत सॉफ्ट होती है, नेचुरल रबड़ क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, बहुत स्टिकी होती हैं, दूसरा कारण क्या है, बहुत स्टिकी होती हैं, ठीक। तीसरा इसमें कारण जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो क्या होता है कि ये बहुत ही मुलायम हो जाती है एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बहुत ही, इसको बोला था है केमिस्ट्रिक टर्म में बिकम इवन एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या करती हैं, बहुत ही मुलायम बन जाती है, ठीक। उसके बाद अगला जो कारण होता है कि ब्रिटल होती है लो टेम्परेचर पर, ब्रिटल मतलब टूट जाती हैं, लो टेम्परेचर पे क्या होती हैं, टूट जाती हैं, ठीक। ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। अगली कमी जो इसकी होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, लार्ज वाटर कंजम्पशन। ने बताया था ना कि जो रबड़ के पेड़ लगते हैं कहाँ लगते हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें वाटर का कंजम्पशन, एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पाँचवीं इसकी कमी है, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक। अगला कारण देखते हैं, छठा कारण जो है
वो क्या, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टेंसाइल मतलब खींचोगे तो बहुत जल्दी वो खिंच तो जाएगी लेकिन वो टिकी नहीं रहेगी, तुरंत वो ब्रेक हो जाएगी। ज़्यादा बहुत पतला तार नहीं बन जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा ही मतलब मोटा उसमें थिकनेस चाहिए होती है, उसको बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। किसके, लो रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है टू एब्सर्प्शन, मतलब लो रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला होता है इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, इजीली अटैक्ड हो जाता है, मतलब इसको इजीली इस पर अटैक किया जा सकता है अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाय ऑक्सीडाइजिंग भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर अटैक कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ठीक। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जो कमियां होती हैं नेचुरल रबड़ में, सॉफ्ट होती हैं, स्टिकी होती हैं, बहुत ही मुलायम हो जाती हैं, मतलब बहुत इवन हो जाती हैं, हाई टेम्परेचर पर ब्रिटल हो जाती है, लो टेम्परेचर पर वाटर कंजम्पशन बहुत होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है, रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होता है, ठीक है, हीट में करो तुरंत वो पिघल जाती हैं, ठीक है। ईजिली अटैक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होता है, ईजिली अटैक कर जाता है, ठीक। तो ये सारी कमियों को दूर करने के लिए, ये सारी जो कमियां हैं इसको दूर करने का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से इन सारी कमियों को दूर किया है और उसी प्रोसेस से जो रबड़ निकल के आती है डेट इज कॉल्ड वोल्केनाइज्ड रबड़, ठीक। मतलब इन सारी प्रॉपर्टियों को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है डेट इज कॉल्ड वोल्केनाइजेशन, और तब जो रबड़ मिलती है डेट इज कॉल्ड वोल्केनाइज्ड रबड़, ठीक। होता नेचुरल रबड़ में ही है, होता जो कुछ भी हो नेचुरल रबड़ में ही है, ठीक है ना। उसके लिए अलग कोई मोनोमर नहीं है, कोई अलग चीज़ का कुछ और अलग रॉ मटेरियल नहीं इस्तेमाल कर रहा है, मतलब नेचुरल रबड़ की प्रॉपर्टी इंप्रूव करके वोल्केनाइज्ड रबड़ बनती है, ठीक है ना। तो लिखा जाए इसको, देखो दीज प्रॉपर्टीज, एक लाइन इसी में आ जाएगा, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड, इसको इम्प्रूव किया गया, कैन बी इम्प्रूव्ड मार्केडली, मतलब मार्क करके एक एक इसको इम्प्रूव किया, कैन बी इम्प्रूव मार्केडली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वोल्केनाइजेशन, ठीक है ना। वोल्केनाइजेशन तो अभी बहुत जगह आएगा, ठीक है। तो मतलब ये सारी जो 8 प्रॉपर्टी है इनको इम्प्रूव किया जाता है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, वोल्केनाइजेशन, और उससे जो रबड़ मिलती है डेट इज कॉल्ड वोल्केनाइज्ड। नेचुरल रबड़ को ही इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, नेचुरल रबड़ को ही अपने लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। हेडिंग डालते हैं वोल्केनाइजेशन, हेडिंग डालते हैं अपने लोग वोल्केनाइजेशन। वोल्केनाइजेशन हेडिंग क्या डालेंगे, वोल्केनाइजेशन, ठीक है ना। क्या होता है इस वोल्केनाइजेशन प्रोसेस, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हुए एक कंपोनेंट इसमें ऐड करते हैं, मिलाते हैं, वो कंपोनेंट हमारा होता है सल्फर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो चेन्स होती हैं आपकी नेचुरल रबड़ की चेन्स, इनके बीच में, इनकी 2 चेन्स के बीच में जो भी बॉन्ड्स होते हैं, या तो डबल बॉन्ड होते हैं या फिर एलाइलिक पोजीशंस होती हैं, इन दोनों ही जगह एक ब्रिज बन जाते हैं, वो ब्रिज बन जाते हैं या फिर लिंकेज बन जाते हैं, वो लिंकेज होते हैं सल्फर के, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनाइजेशन। तो वोल्केनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिज क्रिएट करते हैं इनके डबल बॉन्ड्स के और एल्काइलिक पोजीशन पे हीट करके, ठीक है। चलिए इस चीज़ को पूरा प्रॉपर्ली समझते हैं, बाय डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग, क्या अपने को हीट करना है, अपने को इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रॉ रबर्स विथ सल्फर, किसके साथ करना है हम लोगों को, विथ सल्फर at
373 to 415 केल्विन, ठीक है। इसको 313 से लेकर 415 केल्विन तक हीट करते हैं। तो ये बस इतना ही प्रोसेस है। रॉ रबड़ को हम लोग क्या करते हैं, सल्फर के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ठीक है। ये चूंकि प्रोसेस बहुत स्लो होता है, चलिए इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस इज स्लो, since this process is slow, therefore zinc oxide is an additive, जिंक ऑक्साइड को मिलाते हैं, is an additive to accelerate process। तो एक चीज़ अपने लोगों को डालनी पड़ेगी, डेट इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इसलिए जिंक ऑक्साइड को हम लोग डालेंगे। जिंक ऑक्साइड को हम लोग जैसे ही डालेंगे ये प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है ना। तो अपना जो रिएजेंट के मतलब इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है, ZnO, वो क्या है, ZnO, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अब वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है। तो एक छोटी सी हेडिंग इसमें डाल लेंगे, ड्यूरिंग वॉल्कनाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस हमने समझ लिया। इसमें क्या होता है, हीटिंग कर रहे होते हैं रॉ रबड़ को सल्फर के साथ इस टेम्परेचर पर। प्रोसेस बहुत स्लो है, इसलिए ZnO डालते हैं, और ZnO की हेल्प से क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा एक्सेलरेट कर जाता है, ठीक है। इसका अगला समझते हैं। तो ड्यूरिंग वॉल्कनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सल्फर ब्रिज जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, मैंने आपको बताया ना, सल्फर ब्रिज जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं इसमें नेचुरल रबर्स के बीच में, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सल्फर ब्रिजेस और क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। दो जगह पर चांसेस होते हैं ये बनने के, ठीक है। आइदर एक तो या तो ऐसा करेंगे वो डबल बॉन्ड क्या क्रॉस बन जाएंगे, या फिर एलाइलिक पोजीशन, दोनों दिखा देंगे कैसे बन जाते हैं। आइदर एट देयर रिएक्टिव एलाइलिक पोजीशन, या तो एलाइलिक पोजीशन में बनता है, एट देयर रिएक्टिव एलाइलिक पोजीशन, और दूसरा कहाँ बन जाएगा, अपने डबल बॉन्ड पे, और एट द साइट ऑफ डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड की साइड्स पर बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर ब्रिजेस या फिर क्रॉस लिंक जो होती हैं वो बन जाती हैं कहाँ पर, या तो वो एलाइलिक पोजीशन पे बन जाती हैं या फिर डबल पोजीशन की साइड से बन जाती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है अपने को, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो फिर इसके बाद क्या होना है, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से, एक रफली देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो 3 ठो अपनी वो हैं रॉ रबर्स हैं, उसकी चेनें हैं। तो जो आपका सल्फ़र के लिंकेज बनेंगे वो कुछ ऐसे करके, ये सल्फ़र का लिंक बन गया, ये सल्फ़र का लिंक बन गया, ये सल्फ़र का, तो इन 2 चेन के बीच में ये सल्फ़र लिंक, इन 2 चेन के बीच में एक सल्फ़र लिंक, ठीक है। और जब भी हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच्ड, ठीक, ये स्ट्रेच्ड होगा, इधर जाएगा तो इधर से इधर आएगा, जो अरे स्ट्रेच हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और जब रिलैक्स करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। तो इसकी क्वालिटी क्या है, थोड़ी सी इंप्रूव करके इसमें फोर्सेस थोड़े से मजबूत हो गए और ये क्वालिटी क्या कर रहा है, इंप्रूव कर ले रहा है, ठीक। तो यही वॉल्कनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी था हमारा, वॉल्कनाइजेशन का यही ऑब्जेक्टिव था, ठीक। अब देख लेते जो हमने 2 बातें करी थी कि एलाइलिक साइड पर एक बार अटैक हो रहा है, एक बार डबल बॉन्ड पे हो रहा है, ये क्या भला है, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं। तो पहले इसमें छोटी सी एक हेडिंग डाल ली जाए, एट एलाइलिक पोजीशन, एट एलाइलिक पोजीशन।
देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चालू होगी तो उसमें मैं बताऊंगा भी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने थोड़ी बहुत 11th में पढ़ा होगा एलाइलिक पोजीशंस क्या होती है। डबल बॉन्ड के बगल वाली जगह जो होती है वो अपनी होती है एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए हम लोग आइसोप्रोपेन को समझते हैं। तो CH3, ठीक, डबल बॉन्ड अपना आने वाला है, ठीक है, CH2, ठीक, ये एक चेन हो गया। इसी के साथ अगली वाली चेन जो जुड़ी होगी वो क्या होगी, CH3, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया CH2, ठीक। ऐसे ही नीचे भी चेन लगी होगी CH3, इसको नीचे ले चलते हैं अपने लोग। ये रहा CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, समझ आ रहा है। एलाइलिक पोजीशन क्या, अपना डबल बॉन्ड उसके बगल वाली पोजीशन, ये पोजीशन डेट इज कॉल्ड एलाइलिक। ये डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन डेट इज कॉल्ड एलाइलिक। ये रहा डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन एलाइलिक। ये डबल बॉन्ड बगल वाली पोजीशन एलाइलिक, ठीक। ये रहा डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन एलाइलिक। ये रहा डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन एलाइलिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके बीच में लिंक बन गया, या फिर इसके और इसके बीच में लिंक बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक पोजीशन पर हम लोगों ने लिंकिंग क्रिएट कर दी। क्या हो गया, ये एलाइलिक साइट्स पर लिंकिंग को क्रिएट कर दिया। समझ में आ रहा है कि एलाइलिक पोजीशन में लिंक कैसे क्रिएट होते हैं। इस तरीके से एलाइलिक पोजीशन पर लिंक क्रिएट होते हैं। और अगर डबल बॉन्ड क्या क्रॉस करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है एलाइलिक पोजीशन किस तरीके से लिंक बन रहा है, ठीक है ना, एलाइलिक पोजीशन, ठीक। और एट डबल बॉन्ड अपना डबल बॉन्ड के क्रॉस होना है एट डबल बॉन्ड, ठीक। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस अपना होना है, चलिए डबल बॉन्ड के क्रॉस कर लेते हैं। देखो ये रहा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस अगर होना होगा तो एक लिंक यहाँ से हटेगा, एक लिंक हटेगा, ये सल्फर लग गया, ये सल्फर लग गया, ठीक। ये डबल बॉन्ड के क्रॉस ये होना, तो ये वाला बॉन्ड हटेगा, ये सल्फर इधर लग गया, ये डबल बॉन्ड हटा, ये सल्फर इधर लग गया, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डबल बॉन्ड के क्रॉस लिंक को बनना, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बार एलाइलिक पोजीशन पे भी बन सकता है, या फिर वो डबल बॉन्ड्स पर भी बन सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। अब अगले वाले हम रबड़ को पढ़ते हैं, वो डेट इज कॉल्ड सिंथेटिक रबड़। अगली वाली अपनी रबड़ कौन सी, सिंथेटिक रबड़। चलिए दोनों ही रबड़ अपने लोगों ने समझ ली, वल्कनाइज्ड भी समझ ली, नेचुरल रबड़ भी समझ ली। अब भाई सिंथेटिक रबड़ सबसे आसान रबड़ होती है, ये आप लोगों ने देखी भी है, पिछला टॉपिक में हम लोग कुछ इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन तब बताया नहीं था ये कुछ सिंथेटिक रबड़ टाइप से अपने को पढ़ना है। सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, सिंथेटिक रबड़, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ देखिए, सिंथेटिक रबड़ बेसिकली कोई भी ऐसी वॉल्कनाइज्ड रबड़ जिस रबड़ के अपनी लेंथ के ट्वाइस 2 गुना उसको खींचा जा सके। एनी वॉल्कनाइज्ड रबड़ जिसको हम लोग उसकी लेंथ से 2 गुना खींच लें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबड़, ठीक है ना। तो चलिए इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज, फिर इट मे बी डिफाइंड एज एनी वॉल्कनाइज्ड रबड़, एनी क्या कैसी रबड़, वॉल्कनाइज्ड रबड़, एनी वॉल्कनाइज्ड रबड़ like polymer which is stressed या फिर which is capable of getting stressed twice its length, अपनी लेंथ का 2 गुना जो स्ट्रेच हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबड़। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबड़, ठीक है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। तो मेजॉरिटी में जो सिंथेटिक रबड़ होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं किसके, बुटाडाइन के। वो डेरिवेटिव किसके होते हैं, बुटाडाइन के। कैसे, चलिए देखते हैं, एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीस रबड़
these rubber are derived from butadiene derivatives and contain double bond carbon compounds। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बुटाडाइन के डेरिवेटिव्स होते हैं या डबल बॉन्ड कंटेन करने वाले कार्बन कंपाउंड की हेल्प से ये बेसिकली सिंथेटिक रबड़ बनती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सिंथेटिक रबड़ कैसे बनती है? सिंथेटिक रबड़ बनानी कोई वोल्कनाइज्ड आपको रबड़ लेनी पड़ेगी जो अपनी लेंथ को दोगुना कर सके। जनरली ये कहाँ होता है? जनरली ये बुटाडाइन्स में होता है। ठीक है, बुटाडाइन्स जो अपनी डबल लेंथ के तक खींच सकते हैं वो हम लोग को काम आते हैं सिंथेटिक रबड़ के मोनोमर में के रूप में। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। सम ऑफ एग्जांपल्स। पहला होगा आपका नियोप्रीन। क्या होगा? नियोप्रीन। दूसरा क्या होगा? बुना एन। तीसरा होगा बुना एस, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, बुना एन बुना एस। ठीक, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नियोप्रीन। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? नियोप्रीन। ठीक, नंबर 1 अपने को जो समझना वो क्या है? नियोप्रीन। पहला वाला क्या है? नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन यार इसका आइसोप्रीन अभी हम लोगों ने सुना था, उसी के जैसा लग रहा है ये नियोप्रीन। हाँ बिल्कुल उसी के जैसा ही होता है। कैसा? CH2C, मैंने बताया था ना डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए अपना। CH2C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नियोप्रीन। ठीक, तो नियोप्रीन बेसिकली क्या है? क्लोरोप्रीन का एक मोनोमर होता है, ये होता है क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो क्लोरोप्रीन एक के मोनोमर से बनता है। ठीक है, और इसको जब लोग मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराकर ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराकर, दूसरा दोनों बात समझ सकते हैं। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराकर जब लोग इसको पॉलीमराइज कर लेते हैं, ठीक है, तो पॉलीमराइज करने के बाद ये जो बनता है वो कहलाता है हमारा नियोप्रीन। ठीक, इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट होता है O2। क्या होता है? O2। ठीक, इसको इस तरीके से नहीं समझो, ये एक O2 है, ये पॉलीमराइजेशन है। ठीक, क्लोरोप्रीन को हम लोग O2 पॉलीमराइजेशन की हेल्प से कराएंगे और यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक, तो ये हो जाएगा CH2CCl। देखो जहाँ डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, तो सिंगल है वो डबल हो जाएगा। ठीक, CH2 ये आपके हो गया N मोल। समझ में आ रहा है? ये हो गया क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या? पॉली आइसोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? नियोप्रीन। क्या बोल देंगे अपने लोग? नियोप्रीन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो इसकी कुछ खासियत पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इट इज़ द एक्सीलेंट रबर यूजर्स के रूप में लिख लेते हैं। इट इज़ एक्सीलेंट रबर लाइक मटेरियल। इट इज़ एक्सीलेंट रबर लाइक मटेरियल। ठीक है, तो इसी वजह से इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैसेट,
और गास्केट्स आपने देखा होगा पंप्स में लगते हैं गास्केट्स, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉपर्स, जो स्टॉपर आपने देखा ना दरवाजों में स्टॉपर्स वगैरह लगते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा यूज्ड किया जाता है एज अ इंसुलेटर, यूज्ड एज इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेट फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स होता है सामान एक जगह दूसरी जगह जो इंडस्ट्री में लिया जाता है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट्स। या फिर आपने उसमें देखा होगा, अरे आजकल तो रेलवे की जहाँ पे एंट्री गेट होती है वहाँ चेकिंग करते हैं, या फिर एयरपोर्ट में चेकिंग करते हैं, ठीक है ना, तो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जो सामान आपका आगे ले जाती हैं, ठीक है। और कई तरीके के जो हमारे प्रिंटिंग रोलर्स वगैरह होते हैं, प्रिंटिंग रोलर्स वगैरह उसमें भी इस्तेमाल, प्रिंटिंग रोलर, ठीक है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है नियोप्रीन का। तो नियोप्रीन का बेसिकली जो मोनोमर है वो क्या है, क्लोरोपीन है, ठीक है। आइसोप्रीन में जहाँ CH3 लगता था, CH3 जगह Cl लगा दें तो क्लोरोपीन हो जाता है। क्लोरोपीन इसके साथ कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, O2 कैटलिस्ट होता है, उसको हम लोग डालते हैं, उसको डालकर हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, ये इसके N मोल लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको प्रोड्यूस जो करते हैं वो आपका क्या होता है, नियोप्रीन, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आपका गास्केट और स्टॉपर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और कन्वेयर बेल्ट्स और प्रिंटिंग रोलर्स को बनाने में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला वाला क्या अपना, नियोप्रीन तो हो गया, अगला बुना एन, बुना एस हम लोगों ने पढ़ा है, बुना एन नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए बुना एन को पहले समझते हैं, बुना एस तो अपने लोगों ने पढ़ा रखा है। बुना एन इसको बोलते हैं नाइट्राइल रबड़, और इसका एक और नाम होता है नाइट्राइल रबड़, बुना एन और नाइट्राइल रबड़, ठीक है। तो ये जो नाइट्राइल रबड़ होती है या फिर बुना एन होता है, ये बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। चलिए आज के मोनोमर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, इट इज़ द कोपॉलीमराइजेशन, इट इज़ द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ, हमने बताया था हर चीज़ का एक मतलब होता है, तो यहाँ बुना एन का थोड़ा मतलब भी निकाल लेते हैं, बुना एन, ठीक। बुना मतलब क्या होगा, बुटाडाइन, ठीक। एन का मतलब क्या होगा, सोडियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और एन जो होता है एक्राइलोनाइट्राइल के लिए होता है, किसके लिए होता है, एक्राइलोनाइट्राइल के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, इट इज़ अ कोपॉलीमराइजेशन ऑफ बुटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस, ये इसमें प्रेजेंस होती है, इन द presence of peroxide, the presence of peroxide catalyst, peroxide catalyst, ठीक है। peroxide की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए इसकी रिएक्शन में बात कर लेते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल किस चीज़ को बोलते हैं, और बुटाडाइन तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। बुटाडाइन पहले देख लेते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये हो गया आपका क्या, बुटाडाइन, 4 हैं अपने, ठीक। इसके N मोल ले लेने हैं। फिर एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा CN। असल में एसिटिलीन होता है, उसमें HCN का एडिशन कराते हैं। एसिटिलीन ले लो, एक H इधर जोड़ दो, एक CN इधर जोड़ लो, तो अपना बन जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्राइलोनाइट्राइल। नाइट्राइल CN की वजह से लगा, समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। परऑक्साइड हम लोगों ने डाल दिया, परऑक्साइड हीट करा दिया, ठीक। अब हमको क्या मालूम है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ सिंगल है वहाँ डबल, लेकिन चेन वाला ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल हो जाएगी, सिंगल है डबल हो जाएगा, डबल है सिंगल हो जाएगा, ठीक है। ये डबल है तो ये सिंगल हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका जो मोनोमर बनेगा वो बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2 CH CN, ये रहा N, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, बाकी सब डबल थे तो सिंगल हो गए, समझ आ रहा है। ये आपका बन जाता है बुना N, क्या बन जाता है, बुना N। तो इस तरीके से आपके सारे तरीके के रबड़ कंप्लीट हो गए हैं। सिंथेटिक रबड़ 3 तरीके के होते थे, एक हमारा होता था नियोप्रीन, दूसरा होता था हमारा
बुना एन और तीसरा बुना एस। बुना एस हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं बुना है। या बुना एस में क्या होगा, यहाँ पर बुना यानी कि बुटाडाइन हो जाएगा, एस में क्या स्टायरीन हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2 और उसको बन जाएगा। ठीक है, वो हम पहले एक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, उसमें जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया रबड़ कितने तरीके के होते हैं। अब हम लोग जो अगली टाइप की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में।